हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस एंड और हम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें अपने प्रीवियस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका एक पार्ट बना लिया था जिसमें हम कवर कर रहे थे बैंकिंग एवं व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। यानी कि बैंकिंग जो कि आपका कमर्शियल बैंक होता है और आपका क्या सेंट्रल बैंक, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई अगर हम बैंकों में जो अमाउंट जमा करते हैं या फिर किस तरीके से मांग को स्वीकार करता है, हमने उसमें देख लिया था कि भाई बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं। आज हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और इस चैप्टर की सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको समझ लेना कि बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है यहाँ से आपके क्वेश्चन बन के आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमारे जो वाणिज्य बैंक थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो वाणिज्य बैंकों का जो तीसरा कार्य था, यानी कि जो उसका अन्य कार्य है जो आजकल इसको ज़्यादा प्रीफेयर किया जा रहा है, उसमें क्या क्या कार्य था इनका, जिसे हम सामाजिक कार्य भी बोलते हैं या फिर आर्थिक विकास में योगदान भी बोलते हैं, क्योंकि इन बैंकों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसके अंदर हम पूंजी निर्माण, नव जो हमारे नव प्रवर्तन जो होते हैं, नए परिवर्तन जो होते हैं उनके लिए प्रोत्साहन करता है, निवेश में सहायक होता है, ब्याज का ढांचा तैयार करता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास में योगदान देता है, बाजार मांग में क्या करता है, सहायता करता है, मौद्रिक नीति में भी हमारी ये सहायता करता है और रोजगार देने में भी ये मदद करता है, क्योंकि इसमें ये क्या है, समय समय पर रोजगार के अवसर भी लोगों को देता रहता है। तो ये इसके सामाजिक कार्य है। ऑलरेडी हमने इसके दो कार्य पहले कर लिए थे, हमने इसका लास्ट वर्क भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। जिसने भी अगर पहला पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है तो सबसे पहला पार्ट जाकर देखिए और वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर हम इसके सेंट्रल बैंक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए, जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या होता है, देखिए हर देश का क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है जिसे हम देश का सर्वोच्च बैंक बोलते हैं। उस देश की सारी आर्थिक स्थिति या फिर जितनी भी इकोनॉमिक की चीजें होती हैं उनको मेंटेन करने का काम इसी सेंट्रल बैंक का होता है। तो ये देश का क्या होता है, सर्वोच्च बैंक होता है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभालना होता है। मतलब जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको क्या करता है, ये उनको उनकी आर्थिक स्थिति को विकसित करने का काम करता है। यह बैंक देश के सभी प्रकार के नोट छापने का भी काम करता है। यह सरकार के कार्यों को, बैंक के जितने भी कार्य होते हैं उनको करता है और तथा मुद्रा की पूर्ति में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। तो देश में ज़्यादातर जो भी इकोनॉमी चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोल यही बैंक निभाता है। केंद्रीय बैंक की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसकी परिभाषा इसके कार्य पर आधारित होती है। अतः प्रत्येक बैंक का एक कार्य है, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति और साख के निर्माण को क्या करता है, ये करने में मदद करता है। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं केंद्रीय बैंक की क्या परिभाषा होती है। केंद्रीय बैंक आप बोल सकते हैं कि ये जो केंद्रीय बैंक होता है वो एक देश की क्या होता है, अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति और साख नियंत्रण में क्या करता है, मदद करता है। उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में, विकास करने में, आर्थिक स्थिति को डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है। अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक के इतिहास की कि केंद्रीय बैंक कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कैसे स्टार्ट हुए थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपका MCQ 101% बन के आएगा। तो क्या चीज़ है हम देख लेते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक, यानी कि भारत में रिजर्व बैंक इंग्लैंड में जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी कि केंद्रीय बैंक है। अगर आपको सीधा सीधा बोला जाए कि भारत में रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये क्या है, सारे के सारे केंद्रीय बैंक है। संसार का सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक था वो 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला केंद्रीय बैंक
कहाँ पर स्थापित हुआ था और कब हुआ था? तो सबसे पहला केंद्रीय बैंक स्वीडन में स्थापित हुआ था और 1668 में स्थापित हुआ था। परंतु वास्तव में केंद्रीय बैंक का जो आरंभ माना जाता है वो 1694 से माना जाता है, जो कि इसमें बनकर तैयार हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद। यानी जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी उसके बाद में सेंट्रल बैंक का एक क्रेज आया, फिर सभी देशों के क्या हो गए, धीरे धीरे सेंट्रल बैंक बनना शुरू हो गए। लेकिन इसकी जो स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक बना था वो 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था। तो ये सबको पता चल गया। भारत का रिजर्व बैंक, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम, यानी कि यहाँ का ये केंद्रीय बैंक है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में क्या डिफरेंस होता है, तो केंद्रीय बैंक क्या होता है, देश का सर्वोच्च बैंक है। यह देश के सभी वाणिज्य बैंकों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब जो वाणिज्य बैंक होते हैं इनके ऊपर जो हेड का काम करता है वो केंद्रीय बैंक होता है। नियमित करता है कि ये किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से ये देश की सहायता कर पाएंगे। वाणिज्य बैंकों की भांति यह आम जनता की मांग जो होती है वो स्वीकार नहीं करता। जैसे वाणिज्य बैंक होता है वैसे केंद्रीय बैंक लोग जाके उसमें डायरेक्टली अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मतलब जो आरबीआई है हमारा उसमें डायरेक्ट अकाउंट नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं इन्हीं बैंकों का क्या होता है, इसके अंदर अकाउंट होता है और हम लोगों का जो अकाउंट होता है वो आपका कॉमर्शियल बैंक में होता है। ये क्या करता है, ये जनता का डायरेक्ट क्या करता है, ना तो ऋण देता है ना उनको पैसा, ना तो उनका अकाउंट खोलता है। मतलब ये जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखता। उसके बाद में देश के विदेशी मुद्राओं को क्या करता है, ये कोषों का संरक्षण सेंट्रल बैंक करता है। नोट जारी करने का एक अधिकार सेंट्रल बैंक को है। वाणिज्य बैंक इनमें से कोई भी एक भी काम नहीं करता। वाणिज्य बैंक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ साख का निर्माण करना और वो मांग जमाओं को स्वीकार करना। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए भी कार्य करता है, और जबकि वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्योंकि अगर कोई एक संस्था, एक तरीके से ये जो वाणिज्य बैंक होता है ये एक तरीके से गवर्नमेंट संस्था होती है किसी एक पर्टिकुलर बंदे की, जिसे हम एनजीओ के टाइप बोल सकते हैं। यानी कि नॉन गवर्नमेंट बैंक होते हैं, ये किसी एक बंदे का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैंक खोलता है। तो इसमें क्या होता है, उसको कुछ परसेंट हिस्सा मिलता रहता है। तो इसलिए इस बैंक को, ये कमर्शियल बैंक खोले जाते हैं। लेकिन जो आपके सेंट्रल बैंक है ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे अपने अपने देश को क्या करता है, देख के चलता है और अपने देश के सामाजिक कल्याण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रीय बैंकों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो कौन कौन से काम करता है। देखिए, देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार वर्तमान समय में संसार के सबसे, यानी कि प्रत्येक देश में नोट छापने का एक अधिकार प्राप्त केवल किसको है, केंद्रीय बैंक को है। मतलब अगर हम सीधा सीधा आपसे बोलें कि देश के अंदर केवल और केवल सेंट्रल बैंक ही ऐसा है, यानी कि केंद्रीय बैंक ही ऐसा है जिसे नोट छापने का अधिकार दिया गया है। और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि, यानी कि विधि गृह के रूप में घोषित होते हैं। मतलब वो बिना किसी रुकावट, बिना किसी झंझट, बिना किसी रोक टोक के क्या होते हैं, पूरे देश में चलते हैं। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। मौद्रिक प्रणाली में समरूपता इससे क्या होती है, आती है, और ये इसी के पास में अधिकार होता है। इससे देश की मुद्रा में जनता का विश्वास बना रहता है और मतलब अच्छा मजबूत होता है। क्योंकि बैंक क्या होता है, सरकार के संरक्षण को प्राप्त करता है। मतलब ये सरकार के संरक्षण में कार्य करता है। देश की जो मुद्रा की पूर्ति पर एक केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। मतलब देश में कितनी मुद्रा की पूर्ति है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा नियंत्रण सेंट्रल बैंक का होता है। नोट जारी करने का एक अधिकार, कागजी मुद्रा को छापने का अधिकार इसी के पास में होता है। अगर आवश्यकता अनुसार घाटा होता है तो वो अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, सरकार की परमिशन लेकर नोट को जारी कर सकता है। यानी कि स्फीति और अविस्फीति में भी क्या करता है ये बैंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नोट जारी करना एक लाभदायक व्यवस्था है। नोट जारी करने का कार्य सेंट्रल बैंक के नियंत्रण में होता है। इसके कारण से क्या होता है, इससे प्राप्त जो लाभ होता है वो सभी सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है। मतलब जो भी इसको, आरबीआई को जो भी लाभ प्राप्त होता है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को होता है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट होती है उसी को ही ये सारा लाभ प्राप्त होता है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो ये इसके नॉर्मल बेसिक
ये बेसिक चीजें इसी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का बैंक कैसे है। तो देखिए, केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के एजेंट के और वित्तीय परामर्शदाता इसके रूप में कार्य करता है। सरकारी बैंक के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते भी अपने अपने अंडर में रखता है। मतलब जो गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं उनके अकाउंट की देख रेख भी यही करता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था भी यही करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करता है। मतलब जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए काम करता है, वैसे आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण भी देता है तथा केंद्रीय बैंक सरकारी कोष का भी स्थानांतरण करता है। मतलब समय समय पर सरकार को पैसा देता है और सरकारी कोष में भी क्या करता है, ये पैसे जमा करता रहता है। यह सरकार के लिए प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिल और क्रय और शक्ति विक्रय शक्ति ये सारी चीजें क्या करता है, समय समय पर ये खरीदता और बेचता रहता है। जब समय आता है तो खरीद भी लेता है और जब समय आता है तो प्रतिभूतियों को बेचने का भी काम ये करता है। तो इसलिए हम इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं। अब आता है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। तो देखिए, केंद्रीय बैंक देश के बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक होता है वो अन्य बैंकों को अलग अलग वही संबंध होता है जो कि एक साधारण बैंक का ग्राहक के साथ में होता है। मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आरबीआई है, तो ऐसे ही इसकी बहुत सारे बैंकों में इसके सभी बैंकों के अकाउंट इसके अंदर होते हैं। ऐसे ही जैसे हमारा कॉमर्शियल बैंक में हम लोगों के नॉर्मल लोगों के खाते होते हैं, बिल्कुल सेम ये उसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे कमर्शियल बैंक हमारे साथ में करता है। उसके बाद में केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोषों को कुछ भाग अपने पास जमा करता है, जैसे हम CRR बोलते हैं। ये क्या होता है, 10% क्या होता है कमर्शियल बैंक का अपने पास में जमा कराता है, जिससे कि अगर बाई चांस जरूरत पड़े तो उस कैश को यूज कर सकें। नगद कोषों के दो प्रकार से रखा जाता है कि अपने पास नगद कोष के रूप में राशि और केंद्रीय बैंकों के जमा के रूप में रखता है। यह केंद्रीय बैंक के पास में क्या करता है, कोष को क्या करता है, नगद के रूप में रखता है और जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो वहां से मंगा लेता है। कहने का मतलब CRR एक रेट होती है, एक दर होती है। इस दर पर क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक से पैसा अपने पास में 10% कंपलसरी होता है वो अपने पास रखवाता है, ताकि समय आने पर उस पैसे को वापसी उसको दे सके। तो ये क्या करता है, इसीलिए क्या होता है, ये बैंकों का बैंक होता है। इसको हम बैंकों का बैंकर भी बोलते हैं, क्योंकि ऋण की जरूरत होती है तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से मंगा लेता है। अगर इसको कैश की जरूरत होती है तो भी ये सेंट्रल बैंक से क्या कर लेता है, मंगा लेता है। तो ये इसीलिए इसको बैंकों का बैंक कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंकों का निरीक्षण, यानी कि बैंकों का ये निरीक्षण भी करता है, निरीक्षक भी कहलाते हैं इसको। यानी बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षक माना जाता है, मतलब एक रक्षक माना जाता है। इसके लिए यह इसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। क्या करते हैं, वाणिज्य बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, देश के विभिन्न भागों और विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलवाकर उनका विस्तार करवाता है। वाणिज्य बैंकों को क्या करता है, ये विलयन करता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज करने का काम भी क्या होता है, इसी का ही होता है। उसके बाद में बैंकों को क्या करता है, ये परिसमापन करता है। परिसमापन का मतलब कि उनकी वैल्यू को मापता है, उनका काम करने का तरीका, उनका व्यवहार का तरीका, कि वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसी हिसाब से फिर आगे उसके फ्यूचर में उसका वो प्लानिंग करता है कि उसको किस कैटेगरी में बैंक को रखना है, कि प्राइवेट कैटेगरी में, नॉन नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी में, या फिर इसको अपने अंदर मिला लेता है, यानी कि इसको गवर्नमेंट बैंक भी बना घोषित कर देता है। तो ये सारा काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है। नेक्स्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में भी हम सेंट्रल बैंक को जानते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। कैसे, देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी वाणिज्य बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता है तो वो केंद्रीय बैंक से ऋण मांग लेता है। केंद्रीय बैंक बैंकों को उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का
क्या करता है, मान रखता है और रूप में कार्य करता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल पाता है तो वो केंद्रीय बैंक से क्या करता है, कुछ प्रतिभूतियां रखकर, मतलब कुछ जमानत के तौर पर चीजें रखकर क्या करता है, वो वहां से उधार ले लेता है। तो इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट ऑप्शन होता है ये कमर्शियल बैंकों का। उसके बाद में अगर हम बात करें कि देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक भी यही करता है, यानी कि देश विदेश का जो मुद्रा कोष होता है उसको देख रेख का काम भी यही करता है। यानी केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय कोषों का निरीक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना, मतलब अपने रुपए की वैल्यू को किस तरीके से क्या बढ़ाना, क्या करना है, ये अवमूल्यांकन करना, या फिर उसके वैल्यू को किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में पेश करना है, ये सब इसी सेंट्रल बैंक का ही काम होता है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष को संचित करके, यानी कि उनको इकट्ठा करके अपने पास रखता है ताकि समय आने पर उनका यूज कर सके। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में भी सहायता करता है, विनिमय दर की स्थिति में भी मदद करता है, और विदेशी कोष को उचित मात्रा में बनाए रखने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ये ठीक है, समझ में आ रहा है? आप आपको बहुत अच्छे से, आपको नॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं बैंकों के अन्य कार्य क्या होते हैं, यानी कि इसके सेंट्रल बैंक के अन्य कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, कृषि वित्तीय की भी सहायता यही करता है, यानी कि कई देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे कि भारत का रिजर्व बैंक, इसके लिए क्या होता है, अनेकों सुविधाएं निकालता है कृषि के लिए। आपने देखा होगा किसान कार्ड या फिर अलग अलग किसान योजना, बहुत सारी चीजें क्या करता है बैंक, आरबीआई निकालता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन का काम भी यही करता है। उसके बाद में मुद्रा और जो आपके बिल बाजार होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी मुद्रा का वैल्यू को दर्शाने का काम भी ये करता है। फटे पुराने नोटों को बदलने का काम भी ये करता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये सेंट्रल बैंक ही करता है। अगर आपके फटे वटे नोट होते हैं तो उसको आप बैंक में जमा कराकर उनके स्थान पर नए नोट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें सेंट्रल बैंक के जितने भी कार्य हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। और हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं, एमसीक्यू की सीरीज, जो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की सीरीज होगी। इसके अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो नवंबर में एग्जाम हो रहा है फर्स्ट टर्म का, इससे बाहर आपके अगर क्वेश्चन आ नहीं सकते। इसमें इतनी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे कि इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो आपको हलवा लगने लग जाएंगे। क्योंकि अभी एमसीक्यू को करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको इतना डीपली पढ़ना पड़ता है कि एमसीक्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलता। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप खुद सोच सकते हैं आपको कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा और कितनी अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम आपके साथ हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। हम आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते आपके लिए हमारा वही एक औरम एडुकेटर एप्लीकेशन, जिस पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप इसमें क्विज खेल सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी बुक्स, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग, जो चाहे आप इसमें कर सकते हैं। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ये आपको कुछ दिनों के अंदर ही अंदर, क्योंकि इसमें अभी अपडेट चल रहा है, ये प्ले स्टोर पर आया था, लेकिन कुछ ही कारण क्या हुआ, ये सर्वर में दिक्कत होने के कारण इसमें कुछ अपडेटिंग अभी रह रही है। तो आपको 2 से 3 दिन में आपको क्या होगा, मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, आपका अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अगस्त चल रहा है, ठीक है, ये आपका अगस्त चल रहा है। तो अगस्त के महीने में आपको ये वीडियो, जिस दिन ये वीडियो बन रही है उसके 2-3 दिन बाद में आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।